made them feel more willing to have conversations and negotiate, which led to the INF Treaty in 1987. And this treaty mandated the removal from the active dancing and celebration. In the days that followed, citizens from both sides demolished large sections of the wall using hammers and chisels. Many of the other Soviet satellite countries. Austria lifted various restrictions. An anti-communist movement openly started. Okay, dear students and viewers, today is Saturday और जैसा कि आप जानते हैं मैं हर सैटरडे को कोशिश करता हूं आपके सामने उपस्थित हूं एक नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की कोई टॉपिक को लेकर, और कई बार कल्चर से जुड़ा हुआ टॉपिक, कई बार इंटरनेशनल रिलेशन से, कई बार इंटरनेशनल इकोनॉमी से, नेशनल इकोनॉमी से जो चर्चा में चीज़ें होती है या फिर हमारे लिए बहुत मोमेंटस होता है फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वैसे टॉपिक को लेकर आते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई जब इस तरह की घटना होती है तो इतने सारे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स भी मौजूद हैं, बहुत सारे टीवी चैनल भी मौजूद हैं, तो फिर उसकी ज़रूरत मुझे क्यों पड़ती है? तो मैंने आपसे हमेशा शेयर किया है और ईमानदारी से बताया है कि हिस्ट्री इज़ द गेटवे टू नॉलेज। मुझे लगता है कि हम और आप सभी के ऊपर एक बर्डन ऑफ हिस्ट्री है। आज मैं आपके सामने खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूं तो मेरे पीछे भी हिस्ट्री है। गोर्बाचेव महोदय गुजर गए 30 अगस्त 2022 में। तो जब मैंने न्यूज़ में तो रात में संयोग से मैं नहीं सुन पाया, जब मॉर्निंग में मैंने न्यूज़पेपर में देखा तो मुझे पूरा पीछे अतीत का इतिहास कौंध गया कि गोर्बाचेव जिनका डेथ हुआ है 30 अगस्त को, वो इतिहास के एक बर्डन को ढो रहे हैं। इतिहास उनका मूल्यांकन करेगा। इसका देखिए टाइटल मैंने क्या बनाया है, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ का विनाशक अथवा विश्व शांति का संस्थापक। क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज के अंतर्गत रखा है। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स देखे होंगे, लेकिन गोर्बाचेव की कहानी शुरू होती है सोवियत रूस के तात्कालिक समस्या पर विचार करते हुए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और उसको क्रिटिकली एनालाइज करके कोई उनके फेवर में कोई उनके अगेंस्ट में अपने संपादकीय का एंड कर देते हैं। अब आप में से जो बच्चे हमारे, अब तो अधिकांश तुम देख रहे हो कि बहुत सारे तो हमारे व्यूअर्स हैं, वो तो बहुत मतलब वेल क्वालिफाइड एंड कह सकते हैं कि काफ़ी सीनियर्स हैं। उन्होंने तो अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ जाना है, तो उसके बैकग्राउंड को तो समझ पा रहे होंगे। लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी के हमारे स्टूडेंट्स हैं और वो जो 2000 और उसके बाद सक्रिय हुए हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि दुनिया एक बड़ी अजीब हुआ करती थी 1991 से पहले। 1991 के संसार, उस समय मैं स्वयं यूथ था, युवा। अब अभी भी हालांकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं उस समय युवा था, तो यूथफुल स्टूडेंट था, तैयारी कर रहा था, तो एक अजीब बदलाव को महसूस कर रहा था। मतलब दुनिया इस कदर बदल रही थी। बच्चे में जब होश संभाला था तब से सोवियत रशिया को जान रहा था, इंडिया के मित्र के रूप में जान रहा था। मैं जान रहा था कि कैसे सोवियत रशिया ने रेस्क्यू किया मुश्किल के समय इंडिया को, और आज वही सोवियत रशिया मर रहा था, हमारी आंखों के सामने उसके टुकड़े हो रहे थे। मिखाइल गोर्बाचेव की कहीं ताली बजकर प्रशंसा हो रही थी। 1990 में नोबेल पीस प्राइज मिल रहा है। उधर सोवियत रूस के लोग कोस रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं कि he has destroyed the whole system. The Federal Russian model was destroyed by Mikhail Gorbachev. तो इतिहास मूल्यांकन करता है, पुनर्मूल्यांकन करता है। मैं इस बात को मानता हूं कि आज जो इनका मूल्यांकन हो रहा है, आज के 50 वर्षों के बाद जब फिर नई पीढ़ी आएगी और पलटकर पीछे देखेगी तो वह फिर नए सिरे से मूल्यांकन करेगी। तो चलिए, हम पूरे इतिहास तो आपको कुछ समय में समझा नहीं सकते, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि मैं 5 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को बैकग्राउंड के साथ आपको समझा दूं कि बहुत कुछ इतिहास में जहां भी अंधकार की छटा है वो हट जाए। देखिए, पहले लेते हैं, हमने पहला मुद्दा उठाया है, मिखाइल गोर्बाचेव कौन है और वह चर्चा में क्यों है। Who is Mikhail Gorbachev and why is he in news? दूसरा मुद्दा उठाया है,
What was the Soviet communist model and what changes were introduced by Mikhail Gorbachev in the Soviet communist model? मतलब सोवियत कम्युनिस्ट मॉडल क्या था और मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत कम्युनिस्ट मॉडल में क्या सुधार किया? विदेश नीति में गोर्बाचेव के द्वारा शांति की पहल क्यों की गई? Why did Gorbachev take initiative for peace in international relations? गोर्बाचेव के कार्यों के मूल्यांकन में दो विरोधी विचार क्या है? What are two opposite views in evaluation of Gorbachev? ये 5 प्रश्नों का जवाब देते हुए 5वां हमारा प्रश्न होगा कि इतिहास गोर्बाचेव को किस रूप में याद करेगा? हाउ विल हिस्ट्री रिमेंबर गोर्बाचेव? इन 5 का मैं जवाब देता हूं। इन्हीं 5 का जवाब पाते हुए आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। चलिए पहला मुद्दा उठाते हैं। ये मिखाइल गोर्बाचेव कौन है? तो देखिए, आज जहां आप रूसी गणतंत्र देख रहे हैं और उसके मुखिया, उसके हेड, उसके प्रेसिडेंट या उसका ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर जो भी कह ले, उसके रूप में आपने व्लादिमीर पुतिन को देखा है। कभी रूसी गणतंत्र नहीं हुआ करता था, पहले एक हुआ करता था सोवियत रूस। ये सोवियत रूस का मैं एक थोड़ा सा आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, दैट वाज सोवियत रशिया। यह दूसरी बात है कि इसकी सोवियत रशिया नहीं रहा। मैं आपको बताऊं कि सोवियत रशिया आप के जन्म से बहुत पहले विघटित हो गया और जिसे आप आज देख रहे हो रूसी गणतंत्र के रूप में, वो उसका अभी भी मेजर पार्ट है और 2/3 सोवियत रशिया का प्रतिनिधित्व करता है। व्लादिमीर पुतिन इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी जो पास्ट इंपेरियलिज्म जो रूस का रहा है, रूस का एक बड़ा ही लंबा इतिहास रहा है। आप अगर यूरोप के इतिहास में जाओगे, वहां आप देखोगे कि पूरे यूरोप में रशिया, पूरी दुनिया का तो सबसे बड़ा कंट्री था, लेकिन पूरे यूरोप में 3/4 भाग तो इसका एशिया में था और 1/4 भाग इसका यूरोप में था। बट रशिया ऑलवेज प्रेफर टू कैरेक्टराइज इटसेल्फ एज अ यूरोपियन पावर। ही वाज नॉट मेकिंग टू accept the fact that after all she was an Asian, because just like you can say a python, its main body was lying in Asia, simply head in Europe. ये उस पाइथन की तरह था जिसका पूरा शरीर एशिया में लेकिन मुख्य यूरोप में था, लेकिन वो अपने आप को हमेशा यूरोपियन पावर के रूप में देखता रहा था। लेकिन जब आप यूरोप के इतिहास को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पश्चिमी यूरोप परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता रहा, लेकिन पूर्वी यूरोप में रूस था उससे वंचित रहा था। जिस समय अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति हुई, जब पश्चिमी यूरोप का प्रजातांत्रिकरण शुरू हुआ, जब पश्चिमी यूरोप बदलाव के दौर से गुजर रहा था, उस समय सोवियत रूस नहीं, रूसी साम्राज्य, क्योंकि एक बहुत बड़ा साम्राज्य रूस ने बनाया था, उसका भी लंबा इतिहास है। उस पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था, फिर मंगोलों ने उस पर कब्जा किया था, फिर वहां पर रोमनाव वंश की स्थापना हुई थी। उसी में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम आप सुनेंगे कभी, अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आप उसका नाम सुनेंगे, पीटर द ग्रेट, क्योंकि माना जाता है कि सबसे लॉन्ग लास्टिंग मोनार्क वही था। अगर व्लादिमीर पुतिन एक टेन्योर और रह गए तो अब व्लादिमीर पुतिन जस्ट उनको सरपास करने वाले हैं। तो वो बहुत एम्बिशियस एम्पायर था। कैथरीन द ग्रेट थी, बहुत एम्बिशियस इंप्रेस थी। उन लोगों ने क्या किया कि बेसिकली उन्होंने अपना विस्तार किया, एक्सपेंशन किया, एंड दे क्रिएटेड अ वेरी वास्ट रशियन एम्पायर, वेरी वास्ट रशियन एम्पायर। मतलब एक समय तो ऐसा था कि उन्होंने प्रत्येक वर्ष 1 लाख वर्ग मील के हिसाब से विस्तार किया और इतना बड़ा साम्राज्य बन गए हो, जिसकी कहानी यहां बताना संभव नहीं है। अब दिक्कत यह थी कि एक तरफ पश्चिमी यूरोप तीव्र परिवर्तनों की प्रक्रिया से गुजर रहा था, वहां पर प्रजातांत्रिकरण हो रहा था, बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे, और रूस ने डंडे के बल पर, जो रूसी इंपेरर था उसको जार बोलते थे, जार उसके किंग का नाम था, उस बदलाव को रोके रखा था। लेकिन चलिए, अपने आप को बचा नहीं पाया। पहले 1905 में क्रांति हुई, इट वॉज जस्ट अ सिग्नल टू हिम।
1905 की क्रांति में किसी तरह अपने आप को बचा लिया, परंतु 1917 में कॉन्जिक्यूटिवली 2 क्रांतियां हुई। एक क्रांति मध्य वर्ग ने लीड किया, उसको बुर्जुआ बोलते हैं। एक्चुअली बुर्जुआ शब्द कार्ल मार्क्स ने जन्म दिया है मध्य वर्ग के लिए। दैट वाज कॉल्ड बुर्जोजी रेवोल्यूशन, उसको बुर्जुआ क्रांति का नाम दिया जाता है। तो मार्च में वो क्रांति हुई। फिर अक्टूबर में एक बोल्शेविक पार्टी थी जिसको आप कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हो, उसने सत्ता का टेक ओवर किया। और आपने व्लादिमीर लेनिन का नाम सुना होगा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट मॉडल इन रशिया। अब देखो, मेरे नए पीढ़ी के बच्चों को जब कई बार क्लास में स्लिप आता रहता है कि सर कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म में क्या संबंध है, तो मैं समझता हूं बच्चों की व्यवस्था को, क्योंकि मैं प्राय क्लास में भी कहता हूं कि खिड़की अभी खुली नहीं है। जब चेहरे पर घूंघट है, जब तक एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक नहीं होगा तब तक टॉपिक की समझ होगी कैसे। तो मैं आपको मोटे तौर पर बताऊं कि जब दुनिया में अब हमारी इकोनॉमी, मैं तो यही समझता हूं कि हर एक इंसान को, अब हर एक इंसान कहना तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कम से कम प्रत्येक बुद्धिजीवी को, इंटेलेक्चुअल को सबसे कुछ समथिंग ऑफ एवरीथिंग, हम ये नहीं कहते कि सब डिटेल्स में पता होना चाहिए, समथिंग ऑफ एवरीथिंग, पत्थर तोड़ते हुए मानव के युग से लेकर और वर्तमान में आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में पहुंच गए, तो वहां तक होने वाले जो मुख्य बदलाव है उसकी थोड़ी समझ होनी चाहिए। उसे आपके बाकी विषयों में काफी सहायता मिलेगी। देखिए, मैंने ठाना है इस तरह का अपने लाइफ में कि इस मिशन को लेकर चला है कि मैं कोई न कोई इस पर जुगत लगाता हूं कि कौन ऐसा तरीका हो सकता है, थ्रू राइटिंग, थ्रू लेक्चर, व्हाट एवर मे बी, या थ्रू क्लासेस, कि मैं कम से कम एक जनरेशन ऑफ बच्चों को यह बताऊं इतिहास और वर्तमान दोनों को मिलाकर वो अपने जनरल स्टडीज को कितना मजबूत कर सकते हैं। ये अभी तक ये समझ बच्चों में है नहीं। अ टाइम विल कम दे विल देमसेल्व्स रियलाइज। तो मैं आपको बता रहा था कि अब व्लादिमीर लेनिन आता है और वहां पर वो एक सिस्टम को स्थापित करता है, उसको आप कम्युनिस्ट रशिया का नाम दे। तो एम्पायर उसने क्रिएट नहीं किया है, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। एम्पायर ऑलरेडी है, उसने बस राजतंत्र को समाप्त कर वहां पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्थापित कर दिया है। अब यहां पर मैं 2 बातें आपको बताना चाहूंगा कि भाई जब लेनिन ने यह बदलाव लाया तो उसको कम्युनिस्ट क्यों बोलते हैं, मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट में क्या अंतर है। तो देखिए, एक समय था कि यूरोप में पहले पूंजीवाद आया एक उत्पादन प्रणाली के रूप में, लेकिन पूंजीवाद कहीं ना कहीं एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम माना गया, मतलब उसको शोषण मूलक पद्धति मानी गई, क्योंकि उसमें बड़ी संख्या में मजदूरों का शोषण होता था। पूंजीपतियों ने इनिशियली मुनाफा कमाने के लिए मजदूरों को बहुत कम तनख्वाह देते थे, उनको जानवरों की स्थिति में छोटे छोटे बिल की तरह मकानों में रहना पड़ता था, 16-16, 18-18 घंटे काम कराए जाते थे। एक विचारधारा के रूप में समाजवाद आया। समाजवाद और मार्क्सवाद में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि समाजवाद अगर इंडियन है तो मार्क्सवाद एक स्टेट मान सकते हो, पंजाब, बिहार, बंगाल, यूपी, कुछ भी। जैसे समाजवाद चाहता है कि भाई एक इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। अब इसमें तो इतने विचारक हैं कि किसी एक सर्वमान्य विचार को देना तो बहुत मुश्किल है। कुल मिलाकर कहते हैं कि भाई उत्पादन और वितरण के साधन पर व्यक्ति समूहों का नियंत्रण रहे, तो फिर वो समाजवाद है। तो चलिए, वह समाजवाद का एक उग्र फॉर्म, क्योंकि वो समाजवाद बोलता है कि भाई देखो, व्यक्ति के हाथों में संपत्ति ना हो बल्कि एक सामूहिक नियंत्रण हो। देयर शुड बी द कलेक्टिवाइजेशन एंड सम सॉर्ट ऑफ कलेक्टिव कंट्रोल ओवर द वेल्थ। लेकिन मुख्य मतभेद इस मुद्दे पर था कि भाई ये कंट्रोल होगा कैसे, कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन सा तरीका अपनाएगा। उसमें कार्ल मार्क्स एक बड़ी एक्सट्रीमिस्ट थियरी लेकर आएगा। उसने कहा कुछ नहीं, ये पूंजीवाद के गर्भ से ही समाजवाद निकलेगा और ये समाजवाद पूंजीवाद को मजा चखाएगा, क्योंकि ये जो कैपिटलिस्ट हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को और वर्कर्स को। जो श्रमिकों का शोषण हो रहा है तो श्रमिकों को उसने सर्वहारा कहा, प्रोलेटेरिएट, कि इट वाज द कैपिटलिस्ट सिस्टम इज इनहेरेंटली एक्सप्लॉइटेटिव एंड इट इज एक्सप्लॉइटिंग द प्रोलेटेरिएट क्लास। उसका कहना था कि भाई प्रोलेटेरिएट क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उससे क्या होगा, उनमें क्लास कॉन्शसनेस आएगा, एक वर्गीय चेतना आएगी, और तब वह जिस समय वर्गीय चेतना आएगी, क्लास कॉन्शसनेस आएगा, तो वह फिर
बदलाव के लिए उतारू हो जाएंगे और क्रांति घटित हो जाएगी, और उस क्रांति के परिणाम स्वरूप पूरा का पूरा सिस्टम डिसमेंटल कर जाएगा। अब उसमें उसकी एक दिलचस्प बात उसने यह कही कि दिस मार्क्सिस्ट और द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हैड टू टेक प्लेस इन द रीजन व्हिच इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन और द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। उसका कहना था कि जो सबसे जहां औद्योगिकरण ज्यादा होगा वहां एक क्रांति होगी, क्योंकि सबसे अधिक मजदूरों का उसका शोषण होगा और उतनी ही मजदूरों में वर्गीय चेतना आएगी। मतलब उसका बड़ा सीधा सा फार्मूला था कि more industrialization means more exploitation to workers and more exploitation to the rise of class consciousness, and the class consciousness will lead to political revolution. अब उसी में बताया कि देखिए पहले चरण में जो सर्वहारा है वो सर्वहारा पहले क्रांति करेगा और सत्ता पर कब्जा करेगा, गवर्नमेंट को कैप्चर करेगा। तो उसको उसने डायरेक्ट एक्शन का नाम दिया, उसको उसने कहा कि यह घटना प्रत्यक्ष कार्रवाई कही जाएगी। फिर दूसरा स्टेज आएगा जिसको उसने डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिएट क्लास का नाम दिया। उसने कहा कि अब सर्वहारा बैठा नहीं रहेगा, वो पहले राज्य मशीनरी का उपयोग करके, उसी स्टेट मशीनरी का उपयोग करके एक बहुत ही ऑटोक्रेटिक सिस्टम कुछ समय के लिए डिक्टेटरशिप, तानाशाही स्थापित करेगा, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। और उस राज्य मशीनरी का सहारा लेकर वह बुर्जुआ वर्ग को मिटा देगा, जैसे अतीत में बुर्जुआ ने उसी राज्य को लेकर सर्वहारा का शोषण किया था। लेकिन हाँ, इस चरण में उसने कहा कि वह क्रांति का भी निर्यात करेगा, अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति को भेजेगा, परिवर्तन लाएगा। तो जब वो निर्यात करेगा क्रांति का, तो वहां से उसने कहा कि अब यहां से निकलकर आएगा वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज। कैसे? तो उसने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वहारा लोग क्रांति को निर्यात कर देंगे, तो हर जगह डायरेक्ट एक्शन हो जाएगा, हर जगह प्रत्यक्ष कार्रवाई हो जाएगी, हर जगह सर्वहारा का तानाशाही स्थापित हो जाएगी। और जब हर जगह सर्वहारा वर्ग का ही शासन होगा तो फिर राज्य की जरूरत क्यों रह जाएगी? द स्टेट हैड टू विदर अवे, राज्य को समाप्त होने दीजिए। स्टेट डिसमेंटल कर जाएगा और पूरी दुनिया में एक ही राज्य होगा, सर्वहारा का राज्य। पूरी दुनिया में एक ही वर्ग होगा, सर्वहारा वर्ग। अब देखिए, ये जो कम्युनिज्म टर्म है वो आया है कम्यून से। कम्यून का में पेरिस में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, तो एक किसानों का और मजदूरों का एक संगठन बना था, उसको पेरिस कम्यून बोलते हैं। तो कम्युनिज्म टर्म निकला और कम्युनिज्म का मोटे तौर पर अर्थ लगाया गया कि एक समतामूलक समाज। तो कार्ल मार्क्स ने परिकल्पना यह की जो वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की अवस्था होगी वो कम्युनिस्ट अवस्था होगी, वो कम्युनिज्म सच्चा कम्युनिज्म होगा। तो बेसिकली मार्क्सिस्ट के अलावा कम्युनिस्ट शब्द का प्रयोग होना शुरू हुआ, क्योंकि देखिए कार्ल मार्क्स ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन कार्ल मार्क्स का ये बड़ा यूटोपिया सिद्ध हुआ। दैट वाज अ यूटोपिया ऑफ कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स का आदर्शवाद था, वो रियलिटी नहीं थी, और वही हुआ। कार्ल मार्क्स ने उम्मीद की थी कि सर्वहारा का तानाशाही समाप्त हो जाएगी और एक पूरी दुनिया में सर्वहारा का राज्य होगा, लेकिन व्यवहार में कहीं ऐसा नहीं हो पाया। और जहां तक कार्ल मार्क्स का सवाल है, तो उस बेचारे की तो ऐसी दुर्गति हुई कि उसके जीवन काल में कहीं क्रांति भी घटित नहीं हो सकी और 1883 में वो निराश होकर मर गया। तो अब कार्ल मार्क्स के ही विचारों से प्रेरित होकर जो क्रांति लाई है लेनिन ने, व्लादिमीर लेनिन ने, वो सोवियत रूस में लाई है। उसने अपनी पार्टी का नाम रखा है बोल्शेविक पार्टी। वह पार्टी है मार्क्सिस्ट पार्टी, लेकिन उसका नाम रखा है वो बोल्शेविक पार्टी। दैट इज कॉल्ड बोल्शेविक। तो इसलिए आप उसको दो बातें कहते हैं, या तो आप उसको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, वह भी चलेगा, या आप उसको बोल्शेविक गवर्नमेंट बोलते हैं, वह भी चलेगा, या मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं, वो भी चलेगा। इस प्रकार से लेनिन ने एक सिस्टम को स्थापित किया। अब मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि लेनिन ने जिस सिस्टम को स्थापित किया वो ना तो क्रांति का पैटर्न कार्ल मार्क्स का था, न उसने जो सिस्टम को स्थापित किया वह मार्क्सवाद का सिस्टम था। मतलब सब कुछ बहुत ही बदलता चला गया। कार्ल मार्क्स ने परिकल्पना की थी कि क्रांति वहां होगी जो सबसे औद्योगिकरण जहां होगा। तो कार्ल मार्क्स की घोषणा के अनुसार यह क्रांति या तो ब्रिटेन में होनी चाहिए थी या जर्मनी में होनी, लेकिन एक क्रांति रूस में हुई जो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से ढंग से नहीं गुजर पाया था।
लेकिन औद्योगिकरण की प्रक्रिया से ढंग से नहीं गुजर पाया था, बावजूद इसके क्रांति कहां हुई? तो रूस में हुई। तो पहला तो कार्ल मार्क्स से डिपार्चर या कार्ल मार्क्स के विचारों का उल्लंघन यही हुआ। दूसरा कि कार्ल मार्क्स ने क्रांति की बात तो कही थी, क्रांति के बारे में उसने बड़े लंबे चौड़े भाषण दिए थे, वो वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की बात कर रहा था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की बात करने के बाद भी कभी भी कार्ल मार्क्स ने यह नहीं लिखा कि भाई ये जो सिस्टम होगा, जो सर्वहारा का शासन स्थापित होगा, चाहे दुनिया में सर्वहारा का राज्य होगा, उसमें सरकार चलेगी कैसे, उसका क्या होगा। चलो यहाँ तो तानाशाही सरकार है तो एक पार्टी रूल करेगी, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी या मजदूरों की पार्टी बोलता है। लेकिन जब वो वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज होगा तो प्रत्येक मुख तक रोटी पहुंचेगी, एक समतामूलक समाज होगा। लेकिन वो समाज चलाएगा कौन, उसमें सरकार का स्वरूप क्या होगा, इस पर उसने कोई चर्चा नहीं की। तो मतलब माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये तथाकथित सोवियत रूस में जो कुछ भी हुआ कम्युनिज्म के नाम पर, वो सब उनका निजी प्रयोग था। तो पहली बात है कि आज की तारीख में जो लोग यह बोलते हैं कि मार्क्सिज्म दुनिया में विफल हो गया, तो पहली आपत्ति तो यही है कि जो सोवियत रशिया में जो घटित हुई वह मार्क्सिज्म था या नहीं, पहले तो यह तय करना मुश्किल है। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा और लेनिन, व्लादिमीर लेनिन ने जो पूरा किया, उन दोनों के बीच एक बड़ी खाई है। चलिए, तो पहले मैं आपको यह बताता हूं। अब लेनिन ने जो एक व्यक्ति की एक पार्टी की तानाशाही स्थापित की सोवियत रूस में, उसको स्टालिन ने एक व्यक्ति की तानाशाही में बदल दिया। और स्टालिन का रूल आज तक सोवियत रशिया में रोंगटे खड़े कर देने वाले रूल है। क्योंकि यह जो सोवियत रशिया में जो विरोधी थे उनको मार डाला गया, या उनको ल्यूनेटिक एसाइलम में भेज दिया गया, मनोचिकित्सा वाले अस्पताल में, और बिजली के झटके लगवाए गए, उसको डिपोर्ट कर दिया गया। अब 50 लाख लोगों को साइबेरिया डिपोर्ट किया। जब उसने भूमि का सामूहिकीकरण किया, कृषि का जब सामूहिकीकरण किया, तो 50 लाख लोगों को डिपोर्ट कर दिया। जो कुलक्स बड़े जमींदार थे उनको साइबेरिया, और 10 लाख लोग पूरे ऑपरेशन में मारे गए। ट्रोट्स्की जो उसका कोलीग था और जिसको लेनिन ने अपना उत्तराधिकारी चुना था, उसको पूरे ग्रुप को ही उसने सफाया करवा दिया। तो स्टालिन के जो कारनामे हैं आज भी रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। स्टालिन तकरीबन 1924 में लेनिन के डेथ के बाद धीरे धीरे पावर को सीज कर लिया और 1953 तक वो जीवित रहा। उसके बाद वो उसका डेथ हुआ। उसके बाद जो ख्रुश्चेव आया वो उसके क्रिटिक के रूप में आया और उसने सिस्टम को कुछ लिबरलाइज करने की कोशिश की, लेकिन सोवियत मॉडल ही ऐसा था। और मैं एक बात और भी आपको बता दूं, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो सोवियत रूस में जो गवर्नमेंट की क्रूएल्टी थी, या जो गवर्नमेंट की ऑटोक्रेसी थी, जो सरकार की क्रूरता थी, या जो सरकार की निरंकुशता थी, निरंकुशता आप जानते होंगे, मतलब एक पूरा बल प्रयोग के आधार पर जो शासन पद्धति सरकार ने स्थापित की थी, इसमें तय करना बहुत ही मुश्किल है यह कितना कम्युनिज्म से प्रेरित था और कितना रशियन जो जारशाही पीछे सरकार थी वह रूस की जारशाही सरकार से प्रेरित थी। क्योंकि जो रूस के जो शासक पहले इतिहास में थे वो भी कम क्रूएल और एग्रेसिव नहीं थे, तो उनको हम छोटा करके नहीं देख सकते। तो खैर चलिए, अब ख्रुश्चेव आया, उसने मॉडल को थोड़ा सा लिबरलाइज किया, लेकिन बहुत ज्यादा वो भी नहीं कर पाया। उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी ब्रेजनेव आया, जिसका लिंकेज कहीं ना कहीं यूक्रेन से था, तो ख्रुश्चेव और ब्रेजनेव ने यूक्रेन के साथ बहुत अच्छे संबंध बना के रखे। ठीक है, और अब आप मैप पर देखिए तो रशिया के बाद, जो रूसी गणतंत्र के बाद सबसे बड़ा राज्य यूक्रेन है, और जो यूक्रेन राज्य है वो रशिया के साथ उसका बहुत ही 36 का आंकड़ा रहा है, सेकेंड टू रशिया है। एक सिरिल पोखरिल करके एक ऑथर है, उन्होंने इतिहास पर गेटवे करके कोई लिखी है बुक, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द बुक। तो उस बुक में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि सोवियत रूसी साम्राज्य, उसका निर्माण में भी यूक्रेन की बहुत बड़ी भूमिका रही है और उसके विघटन में भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो आज तक रूसी गणतंत्र यूक्रेन को लेकर मलाल है उसको,
यूक्रेन ने उसको तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं वह मलाल जिसको वो मानता है व्लादिमीर पुतिन कि इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड द लार्जेस्ट डिप्लोमेटिक कैटास्ट्रॉफी इन ह्यूमन हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस 1991 में सोवियत रूस के विघटन को, ये साधारण घटना नहीं थी। मैं स्टूडेंट्स, हम लोग तो खुद स्टूडेंट थे उस समय, इस बात को व्यू किया था। एक मार्क्सवादी विद्वान है एरिक हॉब्सबॉम उनका नाम है, प्राय मैं कोट करता रहता हूं। वो ब्रिटेन के थे, 2012 में वो गुजर गए, 2012 में। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, मतलब उनका एक कोट आता है जो प्राय मैं अपने स्टूडेंट्स को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते हुए बताता भी हूं। उन्होंने एक टर्म दिया, द लॉन्ग 19th सेंचुरी। लॉन्ग 19th सेंचुरी से उनका आशय था कि 19th सेंचुरी आरंभ हुआ 1789 में फ्रांस की क्रांति से, क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने जो बदलाव लाए, उस बदलाव की अंतिम परिणति 1914 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई। तो मानते हैं 1789 में द लॉन्ग 19th सेंचुरी स्टार्ट हुआ एंड इट एंडेड फाइनली in 1914. मतलब it was a long stretched century and that expanded up to 125 years. तो समझ सकते हो कि 125 वर्षों तक ये सदी रही, लॉन्ग 19th सेंचुरी। और दूसरी तरफ वो 20th सेंचुरी को कहते हैं शॉर्ट 20th सेंचुरी। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जो 20वीं शताब्दी एक छोटी शताब्दी है, क्योंकि उनकी नजरों में यह 1914 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू हुआ, एक सिस्टम बनना शुरू हुआ और 1991 में सोवियत रूस के विघटन के साथ वो समाप्त हो गया। तो चलिए, वो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन से एक कहावत आपने सुनी होगी कि सावन के अंधे को हरे ही हरे दिखाई देता है। उनको तो हरापन दिख रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रूसी क्रांति हुई और वहां पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, दुनिया का सबसे पहली साम्यवादी सरकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापित हुई। और वह साम्यवादी सोवियत रूस जो पूरे साम्यवादी जगत का मुखिया था, एक समय ऐसा आया था कि वर्ल्ड में लगभग 1/3 क्षेत्र डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोशलिज्म और कम्युनिज्म के प्रभाव में चले गए थे। तो दुनिया के लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी। इसलिए उनकी नजरों में सोवियत रशिया से 20th सेंचुरी की शुरुआत थी और सोवियत रशिया के एंड के साथ 20th सेंचुरी समाप्त हो गया, 20वीं सदी समाप्त हो गई। और 1991 के बाद वो 21st सेंचुरी, 21वीं सदी की शुरुआत वो 1991 से ही मानते हैं। तो चलिए, कुल मिलाकर हमने ये बात आपको बताई। तो अब ख्रुश्चेव आए, तो ख्रुश्चेव ने सिस्टम को थोड़ा सा लिबरलाइज किया, लेकिन उसके बाद जो ब्रेजनेव आए वो बड़े हार्डलाइनर थे। वो तो इतने हार्डलाइनर थे कि अफगानिस्तान पर अटैक और शीत युद्ध को एक दूसरी दिशा, शीत युद्ध पर भी चर्चा करूंगा हल्का सा, तो वो दूसरी दिशा दे दी। तो ब्रेजनेव का एरा बहुत ही कठोर एरा रहा और इस एरा को द एरा ऑफ स्टैग्नेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूं। उनके बाद फिर आए यूरी आंद्रोपोव। वो बहुत समय नहीं, ये सब साल 1.5 साल की बात है, आए यूरी आंद्रोपोव। ही वॉज नॉट मच इफेक्टिव, कुछ समय के लिए आए। फिर कॉन्स्टेंटाइन चेरनेनको आए, ये सब हम लोगों के कॉन्टेम्पररी थे। और चेरनेनको के बाद तब पोलित ब्यूरो में अचानक से एक व्यक्ति का उद्भव होना शुरू हुआ जो कहलाया मिखाइल गोर्बाचेव। हालांकि 1970s में ही पोलित ब्यूरो उनका होता था कि एक कैकस होता था, एक छोटा सा कोठरी होती थी जिसमें कि कुछ चुनिंदा कम्युनिस्ट लीडर्स होते थे जो वहां पहुंच जाते थे पोलित ब्यूरो में। तो इसका मतलब है कि अब सोवियत रशिया के वास्तविक गवर्नेंस उन्हीं के हाथ में आ जाता था। उन्हीं में कोई जूनियर कोई सीनियर होता था, तो जिसका टर्न आता था या कई बार अपने बाकी प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटाकर भी एक आगे बढ़ जाता था और अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी या फिर सोवियत रशिया का प्रेसिडेंट घोषित कर देता था। चुनाव तो होते नहीं थे, एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम, निरंकुश शासन चलता था। चुनाव की थोड़ी बहुत नौटंकी होती थी लेकिन उसमें कोई दम होता नहीं था। पार्टी की पूरी नियंत्रण थी ऊपर से नीचे तक, पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर। तो उसमें मिखाइल गोर्बाचेव को थोड़ा 1-2 अच्छे सुसलोव का और 1-2 अच्छे लीडर का सपोर्ट मिल गया। तो मिखाइल गोर्बाचेव बने कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और 1985 में ये बने रशियन प्रेसिडेंट। तो पहली बात, मैं पहले प्रश्न का जवाब थोड़ा सा लंबा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन कोई रास्ता नहीं था।
तो कुल मिलाकर व्लादिमीर पुतिन ने कम्युनिस्ट सिस्टम को स्थापित किया, एक पार्टी की तानाशाही स्थापित की। दूसरा, स्टालिन उसका सक्सेसर 53 तक ले जाके एक व्यक्ति का शासन, रूल बाय वन मैन स्थापित कर दिया। ख्रुश्चेव ने 1953 में ख्रुश्चेव आए, थोड़ा वो सिस्टम को उन्होंने लिबरलाइज किया, लेकिन अधिक समय तक नहीं चल सके, संभवतः 66-67 तक। फिर आगे ब्रेजनेव, तो ब्रेजनेव ने इस सिस्टम को काफी आगे बढ़ाया, बट उनका अनटाइमली डिमाइस हो गया ब्रेजनेव का। तो ब्रेजनेव के डिमाइस के बाद फिर यूरी आंद्रोपोव आए, कॉन्स्टेंटाइन चेरनेन्को आए, और फाइनली 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव आए। और यही मिखाइल गोर्बाचेव है माय स्टूडेंट जो हमारे चर्चा का विषय है। अब मिखाइल गोर्बाचेव इतिहास की धारा को बदल देंगे। अब इतिहास की धारा को अच्छे सेंस में बदलेंगे या बुरे सेंस में बदलेंगे, इसी का मूल्यांकन आपको करना है और इसी का मूल्यांकन इतिहास को करना है। तो चलिए इस पर अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। सोवियत कम्युनिस्ट मॉडल क्या था और मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत कम्युनिस्ट मॉडल में क्या सुधार किया? सोवियत कम्युनिस्ट मॉडल क्या था और मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत कम्युनिस्ट मॉडल में क्या सुधार किया? What was the Soviet communist model and what changes were introduced by Mikhail Gorbachev in the Soviet communist model? अब पहले हम आपको इन दोनों मॉडल की चीजें बताते हैं कि सोवियत कम्युनिस्ट मॉडल क्या था। देखिए, एक बात तो मैंने अपने इस लेक्चर में आरंभ में ही बता दिया, आप लोग थोड़ा सा मेंटली अलर्ट रहेंगे ताकि आप इन बातों को समझ सके कि कार्ल मार्क्स ने जो क्रांति की रणनीति बताई थी, वह रणनीति का पालन करके लेनिन आगे नहीं बढ़ सका। उसने अपनी नई रणनीति बनाकर सोवियत रूस में एक मार्क्सवादी अथवा साम्यवादी अथवा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्थापित किया। अब जिस सरकार को स्थापित किया उसके बाद लेनिन ने पर्सनल एक्सपेरिमेंट किया। अब पर्सनल एक्सपेरिमेंट में रूसी लोगों को काफी दर्द भी झेलना पड़ा और उससे कहीं ज्यादा दर्द झेलना पड़ा 1924 में लेनिन के बाद स्टालिन के द्वारा, क्योंकि लेनिन तो पहले प्रयोग की प्रक्रिया से ही गुजरता रहा। एक युद्धरत साम्यवाद करके व्यवस्था लाया जिसमें पूरी तरह से प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर एकदम कठोर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहा। उससे और भी उनका प्रोडक्शन या उत्पादन और भी कम हो गया। तब उसने नई आर्थिक नीति नेप लाई 1921 में, उसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अथवा नेप बोलते हैं। वो पॉलिसी के तहत तो उसने जो पद्धति अपनाई उसमें लगभग 90% अर्थव्यवस्था को, उसने इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर में निजी लोगों के अंतर्गत छोड़ दिया कि और मात्र 10% ही स्टेट के अंतर्गत रखा। इसी तरह वो प्रयोग की प्रक्रिया से गुजरता रहा। 1924 में उसका डेथ हो गया। अब जब स्टालिन का आगमन हुआ तो स्टालिन ने सोचा कि नहीं, हम पूरी इकोनॉमी को कठोर राज्य के नियंत्रण में रखेंगे। तो इंडस्ट्री को तो राज्य के नियंत्रण में ले ही आया, इंडस्ट्री को, और उसके अलावा जो एग्रीकल्चर है उसने कहा कि नहीं, निजी क्षेत्र में एग्रीकल्चर नहीं रहेगा। लेनिन ने उसको निजी क्षेत्र में छोड़ा था। ये पूरा जो एग्रेरियन इकोनॉमी है वो किसानों के कठोर नियंत्रण में आएगा, और सॉरी, वो राज्य के मतलब एक सामूहिक नियंत्रण में आएगा, किसानों के समूह के द्वारा। उसके लिए उसने एक टर्म का इस्तेमाल किया, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है जो कृषि है उस पर कलेक्टिव कंट्रोल रहेगा। हालांकि जब उसने प्रक्रिया शुरू की तो किसानों का जमकर विरोध हुआ, क्योंकि लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी से, निजी संपत्ति से बहुत ज्यादा मोह होता है। अगर आप किसी की निजी संपत्ति को छीनने लगेंगे तो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो किसानों ने वहां पर बहुत प्रतिरोध किया था। पहले तो अपनी जमीन को नहीं जाने देते थे, फिर देखते थे कि अरे हमारे जो हॉर्सेस है, पोल्ट्री है, पोल्ट्री मतलब जो मुर्गे वगैरह, उसका भी सामूहिकीकरण हो रहा है। उन्होंने उसको, अपने पशुओं को भी मारना शुरू कर दिया कि चलो ये हमारा नहीं रहा तो दूसरे का भी ना हो। तो बड़ी दिक्कतें आई थी, बहुत लोग उसमें मारे गए थे। उसको कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं। लेकिन स्टालिन ने ऐसा कर डाला, और स्टालिन ने ऐसा किया तो मैं आपको बताता हूं कि जिसको तुम पहले कम्युनिस्ट मॉडल बोलते हो, वो कम्युनिस्ट मॉडल में दो चीज को हम लोग समझ लें तो मिखाइल गोर्बाचेव के आंतरिक पॉलिसी को हम लोग समझ लेंगे, और जो आंतरिक पॉलिसी है उसके बाद फिर हम बाह्य पॉलिसी की तरफ देखेंगे।
कम्युनिस्ट मॉडल। तो देखो, अब जो ये कम्युनिस्ट मॉडल है, इसके दो पहलू हैं। जो साम्यवादी मॉडल है, ये साम्यवादी मॉडल के दो पहलू हैं। एक पहलू है पॉलिटिकल ऑटोक्रेसी। पॉलिटिकल ऑटोक्रेसी। अब ये पॉलिटिकल ऑटोक्रेसी क्या है? इसको बोलते हैं राजनीतिक निरंकुशता। राजनीतिक निरंकुशता। दूसरा तुम देखते हो, ये दूसरा है, वो है राज्य नियंत्रण पर आधारित अर्थव्यवस्था। राज्य नियंत्रण पर आधारित अर्थव्यवस्था। मतलब इकोनॉमी अंडर ए strict गवर्नमेंट कंट्रोल। स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। अब ये दोनों पहलू को मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं। थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। देखिए, ये जो पॉलिटिकल ऑटोक्रेसी है, ये तो बहुत कठिन नहीं है, ये आप आराम से समझ सकते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने जो कहा था कि एक निरंकुश मतलब शासन आरंभ में, जब तक बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ कहता है वो बुर्जुआ कहता है वो मध्य वर्ग को, और बुर्जुआ वर्ग वो है जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। तो कहता है कि भाई, निजी संपत्ति को आप समाप्त नहीं करोगे तो फिर मजदूरों का शोषण रुकेगा नहीं, और निजी संपत्ति को समाप्त करने के लिए आपको राज्य का सहारा लेकर और उनकी संपत्ति छीन लेनी होगी। तो क्या होगा, जो बुर्जुआ भी सर्वहारा बन जाएंगे, तो एक ही क्लास रहेगा। तो उसके लिए उसने बताया कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही आपको बीच के काल में स्थापित करनी होगी। तो इन्होंने अब वही, इनको तो एक मार्क्सवाद से वैधता मिल ही रही थी, इसने लेनिन ने पहले एक दल की तानाशाही स्थापित की, और लेनिन के द्वारा जो एक दल की तानाशाही स्थापित की गई थी, उसको स्टालिन ने एक व्यक्ति की तानाशाही में परिवर्तित कर दिया। इट वॉज कन्वर्टेड इनटू एंड यू कैन सी autocracy by a man, not by a party like Lenin. तो उसने जो एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम को कायम किया, उसमें ऊपर से नीचे तक कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण था। ऊपर एक छोटे से पोलिट ब्यूरो चलाता था, पार्टी का नाम मात्र का चुनाव होता था, जनता की सत्ता में कोई भागीदारी नहीं थी, और एक कठोर शासन व्यवस्था ऊपर से नीचे तक पार्टी आधारित शासन व्यवस्था स्थापित थी। बहुत कठोर अनुशासन था, और एक बड़ी सी ब्यूरोक्रेसी थी दुनिया में। इसको बिगर स्टेट का कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि मतलब हर कुछ राज्य के अधीन था, और राज्य दावा करता था कि वी हैव टू कैरी आवर सिटीजन फ्रॉम हिज क्रेडल टू हिज ग्रेव। मतलब हम पालने से लेकर कब्र तक इनकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। तो मतलब यह गरीबों के नाम पर, वो मजदूरों के उत्थान के नाम पर एक बहुत कठोर मॉडल स्थापित कर दिया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कोई जगह नहीं थी, आप विचारों को का प्रकाशन खुले रूप में नहीं कर सकते थे, और सबसे बड़ी बात है, जो विरोधी होता था उसका ट्रायल भी नहीं होता था, उसको गोली मार दी जाती थी या निर्वासित कर दिया जाता था। जो डिफर करते थे उनको वो कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में कोई बोलने का हिम्मत नहीं कर सकता था। एक ऐसा सिस्टम स्टालिन ने स्थापित कर दिया पॉलिटिकली। अब इकोनॉमिकली देखिए, इकोनॉमिकली क्या था कि अब तक दुनिया में जो फैशन था वो था कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। पूंजीवाद का तो अब
देखो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन एक लंबी चौड़ी परिभाषा में मैं नहीं उलझाना चाहता आपको। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता, उसका एक सार तत्व होता है मुनाफा। और मुनाफा से उसका कहना है कि देखिए, आप राज्य को एक अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप मत करने दीजिए, राज्य को आप छोड़ दीजिए, राज्य केवल लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को देखिए, और जो बाजार की शक्तियां हैं वो बाजार की शक्तियां, मार्केट फोर्सेस अर्थव्यवस्था को चलाएगी, और अर्थव्यवस्था अपने रूल्स के अनुसार चलेगा, जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई की पॉलिसी। दैट इज द पॉलिसी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इकोनॉमी वुड बी गाइडेड बाय द पॉलिसी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वो अपने मांग और पूर्ति के नियमों के अनुसार बाजार का संचालन होगा। तो ये उसका मोटे तौर पर था। उसका कहना था कि देखिए, जब आप केवल प्रोडक्शन करिए, जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो वर्कर्स को रोजगार मिलेगा, वर्कर्स को रोजगार मिलेगा यानी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, तो उनके पास तनख्वाह आएगा, वेतन आएगा, तो उनमें खरीदने की क्षमता आएगी यानी क्रय शक्ति आएगी, परचेजिंग पावर आएगा, और फिर वो वस्तुओं को खरीदेंगे। तो आप जब प्रोडक्शन करेंगे तो आपका मार्केट स्वयं क्रिएट हो जाएगा, और चलने दीजिए इसको। तो कैपिटलिज्म को अपने आप पर गर्व था, हम बहुत आगे हैं। उस सिस्टम में दो खामियां उभर कर आई। जो धनी थे और भी धनी होते जा रहे थे, निर्धन और भी निर्धन होते जा रहे थे, मजदूरों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, और अर्थव्यवस्था का सारा क्षेत्र विकसित नहीं हो रहा था। क्योंकि आप जानते हो कि जब आप निजी पूंजीपति को मुनाफा कमाने के लिए छोड़ देते हो, तो वो पूंजीपति तो वही पूंजी लगाएंगे जहां उनको ज्यादा मुनाफा दिखेगा। वैसे ही सेक्टर में पूंजी लगाते थे। तो उसमें जो हाउसिंग सेक्टर था, जो हेल्थ सेक्टर था, जो एजुकेशन सेक्टर था, ये सब पिछड़ता जा रहा था। एक बड़ा ही विभाजित समाज पूंजीवाद पैदा कर रहा था। तो जब उसकी प्रतिक्रिया में समाजवाद आया, तो समाजवाद ने कहा कि हम निजी व्यक्ति पर चीजों को छोड़ूंगा ही नहीं, हम सब कुछ राज्य के अंदर ले आएंगे। इन्होंने जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कायम किया वो था स्टेट बेस्ड स्ट्रक्चर। और उनको कहा, जैसे आप टेक्निकली आप इकोनॉमी में देखेंगे, एक होता है बाजार की शक्तियां, जो कैपिटलिज्म बोलता था, पूंजीवाद बोलता था बाजार की शक्तियां। तो बाजार की शक्तियां में है कि डिमांड एंड सप्लाई के नियमों के अनुसार बाजार को चलने दीजिए। जैसे जैसे बाजार में डिमांड होता जाए सप्लाई आता जाएगा, डिमांड खुद क्रिएट होता जाएगा। ये उनका फार्मूला था। तो उनका अपना फार्मूला अपने तरीके से चल रहा था। इनका जो फार्मूला है, इनका कहना है नहीं, वैसे में तो केवल पैसा धनी लोगों तक पहुंच पाएगा, लाभ इस तरह की विकास का लाभ कॉमन पीपल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इनका कहना है कि स्टेट कंट्रोल करेगा और बाजार की शक्तियां निर्धारित नहीं करेगी। और 1928 में स्टालिन ने पहली बार दुनिया में इकोनॉमिक प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया, जिसको आर्थिक आयोजन कहते हो। एंड देन दिस इकोनॉमिक प्लानिंग बिकेम द हॉलमार्क ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसने कहा कि राज्य निर्धारित करेगा मांग, राज्य उत्पादन करेगा, राज्य हर लोगों तक पहुंचाएगा। तो अब देखो इसका बेनिफिट क्या हुआ। शुरू में बहुत फायदा हुआ इसका, क्योंकि राज्य ने हेल्थ में इन्वेस्ट किया, एजुकेशन में किया, हाउसिंग सेक्टर में किया। तो एक तरह से गरीबी मिट गई, और सभी के पास अब राज्य ही सप्लायर है, राज्य ही प्रोड्यूसर है। तो मानव श्रम को, मतलब एक तो सोवियत रशिया में पॉपुलेशन भी मतलब बड़ा सा रिसोर्सफुल कंट्री था, और जब उसने एक बार जब रिसोर्सेस को मोबिलाइज किया और ह्यूमन कैपिटल को, मानव शक्ति को मोबिलाइज किया, तो पूरी दुनिया दंग रह गई। मतलब रशियन इकोनॉमी इतना तेजी से एडवांस होने लगा कि उनका 40% पर एनम के हिसाब से ग्रोथ शुरू हो गया। जब यंग एज में ही 1727 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार सोवियत रूस की यात्रा की थी, तो वो झूम उठे थे। वो खुशी के मामले, इट वॉज ए मोमेंट ऑफ जुबिलेशन फॉर हिम। उनको तो बस बेसब्री थी कब भारत आजाद होता है और कब हम समाजवादी मॉडल को अपनाकर इंडिया को तरक्की के रास्ते पर ले जाते हैं। इतना ज्यादा उनको इंथुसियाज्म था। लेकिन उनको दिक्कत एक इससे थी, क्योंकि आपको इसको चलाने के लिए ये पॉलिटिकल, एक ऑटोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। लेकिन जो फ्रीडम लवर्स थे वो चाहते थे कि मैं व्यक्ति की स्वतंत्रता की बलि नहीं चढ़ाऊं, लेकिन हम आर्थिक विकास सोवियत रूस के मॉडल वाला करूं। ये संभव ही नहीं था, क्योंकि इसके लिए पूरी इकोनॉमी को आपको एकदम रेजिमेंट करना पड़ता और वहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलना होता। और जो अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति प्रजातंत्र के आदर्शों से प्रभावित होंगे, उनको तो ये मॉडल नहीं चल पाएगा।
खैर चलिए, कोई बात नहीं। अब इसमें एक छोटी सी घटना हुई है, फिर आगे मैं चर्चा कर दूंगा कि जिस समय सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही थी, उसी समय एक कहावत है, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। दैट हैपेंड इन केस ऑफ सोवियत रशिया। एक तरफ सोवियत रशिया की वैसे ही बड़ी तारीफ हो रही थी समाजवादी आर्थिक मॉडल की, तभी 1929-30 में वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया, जिसको आर्थिक मंदी कहते हैं, और पूरी पूंजीवादी विश्व हिल गया। जो क्लासिकल अर्थशास्त्र था, जो कहता था बाजार की शक्तियां मजबूत होती है, आप बाजार की शक्तियों के आधार पर आप उत्पादन करिए, वो सब चले आए कटघरे में कि भाई आप तो हमें धोखा दे रहे थे, आप कह रहे थे सप्लाई डिमांड को खुद क्रिएट कर लेगा, और क्या हुआ? सप्लाई डिमांड को क्रिएट नहीं कर सका, सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम हुआ, और दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया। तो क्लासिकल अर्थशास्त्र तो शक के घेरे में आ गया। उसी समय केन्स महोदय उपस्थित हुए, जॉन मेनार्ड केन्स, ब्रिटिश अर्थशास्त्री। वो अपना एक मॉडल लेकर आया, उसको कहते हैं केनेसियन अर्थशास्त्र। कभी मैंने चर्चा की होगी और कहीं ना कहीं मेरे लेक्चर में पढ़ा हुआ होगा, आप सुन लेना। और मैंने शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के न्यू डील की भी चर्चा की होगी। अब पूंजीवादी व्यवस्था ने देखो क्या चालाकी की कि थोड़ा सा समाजवाद की चीज को अपना लिया उसने सोचा जैसे समाजवाद की तरह पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को तो राजनियंत्रण में लाने की बात सोच भी नहीं सकता था, न केन्स सोच सकता था, न रूजवेल्ट, लेकिन उन्होंने राज्य को इकोनॉमी में भूमिका दे दी। अब तक क्या था? स्टेट हैड टू वर्क एज ए नाइट वॉचमैन। राज्य को खड़ा होकर एक नाइट वॉचमैन की तरह केवल देखना था, राज्य को इकोनॉमी में हिस्सा लेना नहीं था। लेकिन केनेसियन अर्थशास्त्र और रूजवेल्ट के न्यू डील ने पूंजीवादी राज्य के रोल को बदल दिया, छोटे राज्य से बड़े राज्य की अवधारणा ले आई और कहा कि भाई दुनिया में अब मतलब जो कैपिटलिज्म सिस्टम है वो खुद नहीं चल पाएगा, मतलब मार्केट अपना अनुशासन स्वयं नहीं बना पाएगा, इसलिए राज्य को आना पड़ेगा डिमांड मैनेजमेंट के लिए। उसके लिए एक टर्म दिया, मांग प्रबंधन के लिए राज्य और सरकार को आगे आना होगा। खैर इसकी अपनी एक अलग कहानी है। इस तरह से कैपिटलिज्म ने समाजवाद के कुछ चीजों को छुड़ा लिया। तो चलिए, समाजवाद के दिन तो मतलब कैपिटलिज्म तो अपने आप को पूंजीवाद ने बचा लिया अपने आप को, और कम से कम वो केनेसियन अर्थशास्त्र के विषय में कहा जाता है कि 1950 से लेकर 1970 तक दुनिया में यह जो 2 दशक है, दैट इज कैरेक्टराइज एज द गोल्डन एरा ऑफ कैपिटलिज्म इन द वर्ल्ड। यह विश्व में गोल्डन एरा, पूंजीवादी युग, पूरे 2 डेकेड को विश्व में पूंजीवादी युग के मतलब पूंजीवाद के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ये बड़े 2 डेकेड्स हैं। तो इस तरह से तुम देखोगे कि दुनिया में कैपिटलिज्म फिर एक बार अपने आप को रिवाइव करके तरक्की करने लगा। अब बारी आ गई सोशलिज्म या समाजवाद की। क्यों? 2-3 कारण है। एक तो देखो, ये जो सोशलिस्ट मॉडल है, शुरू में तो जहां जिस क्षेत्र में निवेश नहीं था वहां पर निवेश हुआ, तो इकोनॉमी ग्रो की तेजी से, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर ग्रो किया, सारा सेक्टर ग्रो किया, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो किया, एक बड़ा फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन रशिया, सोवियत रशिया का हुआ। और इस बात का क्रेडिट आप दीजिए कि इसका एक बहुत बड़ा फायदा सोवियत रशिया को मिला। स्टालिन के बारे में कहा जाता है बड़ा, वो चाहे वो जितना भी क्रूअल हो, जितना भी ऑटोक्रेटिक सिस्टम को बनाने वाला हो, बट ही वॉज ए विजनरी एज वेल। वो एक भविष्य दृष्टा भी था, भविष्य दृष्टा, वो भविष्य को देख रहा था। उसका कहना था कि आज न कल पश्चिम से हमला होगा सोवियत रशिया पर, और सोवियत रशिया अगर अपने आप का फास्टली इंडस्ट्रियलाइज नहीं करेगा, अगर तेजी से अपने आप का औद्योगिकरण नहीं करेगा, तो फिर सोवियत रशिया अपने आप को बचा नहीं पाएगा और वह पश्चिम के उस पूंजीवादी आक्रमण का शिकार हो जाएगा। उसका निशाना जर्मनी की तरफ था कि आज न और कल जर्मनी आक्रमण करेगा। अब देखिए, उसकी भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई, जबकि सोवियत रूस और जर्मनी के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले एक संधि हुई पड़ी थी। उस संधि को टर्मिनेट करके हिटलर ने सोवियत रशिया पर हमला किया, जो जग जाहिर है, और सोवियत रशिया में 5 करोड़ लोग अफेक्टेड हुए, 2 करोड़ लोग मरे, और जितना बड़ा डिवास्टेशन हुआ। लेकिन कितनी बड़ी सफलता स्टालिन की उस इकोनॉमिक पॉलिसी की है, उसने इतना सारा विध्वंस झेल लिया,
लेकिन सोवियत रूस को बचा लिया। और बचाया ही नहीं, जर्मनी हारा भी। आज भी सोवियत रूस को गर्व है कि हमने जर्मनी के नाजीवाद को हराया। और इतना ही नहीं, बल्कि उसके डेकेड के अंदर सोवियत रूस कितना तेजी से रिवाइव किया, आप जानिए कि दुनिया का दूसरा सुपर पावर बन गया अमेरिका के बाद। इतनी बड़ी डिवास्टेशन झेलने के बाद इतनी क्विक रिकवरी हुई कैसे, सोच सकते हैं आप। लेकिन चलिए, यह हुआ। अब लेकिन सोवियत रूस के दिन लद गए, क्योंकि जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी एक खामी है, स्टैग्नेशन। वो स्टैग्नेशन इस प्रकार से होता है कि शुरू में तो तरक्की हुई, जिस क्षेत्र में निवेश नहीं थे निवेश हुआ। अब इसकी दो खामियां उभर कर आएगी। एक, आप कहते हो अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में होगी, सरकार के नियंत्रण में होगी। तो अगर सरकार के नियंत्रण में होगी तो चलाएगा कौन? सरकार तो खुद चलाने नहीं आएगी, तो सरकार की ओर से कौन चलाने आएगी? ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। और जहां नौकरशाही होगी वहां लाल फीताशाही आ जाएगी, रेड टैपिज्म। आप कहेंगे अब रेड टैपिज्म क्या है? तो मतलब है कि आपका काम खिसकेगा नहीं। हर ऑफिस में, हर टेबल पर आपको एक मोटी रकम देनी पड़ेगी, तो उसके साथ भ्रष्टाचार आ जाता है। नौकरशाही के पास शक्ति आती है तो मिसयूज करना शुरू करती है। एक प्रकार की आउटार्की आ गई, एक ब्यूरोक्रेटिक रेड टैपिज्म आ गया और पूरे सोवियत रशिया का मॉडल स्टैग्नेट कर गया। एक तो ये फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर हुआ कि जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा कि सोवियत रूस एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिभार का वहन कर रहा था। दुनिया में वो शीत युद्ध को लीड कर रहा था, सोशलिस्ट कंट्रीज को लीड कर रहा था, इसलिए उसको अपने फ्रेंडली कंट्रीज को वेपन्स भी सप्लाई करना होता था, हथियार। और प्लस आपको अमेरिकी जो नए नए हथियार आ रहे थे, उन हथियारों से उसको समानता और बराबरी भी बनाए रखना होता था, क्योंकि कहीं भी अगर यूएसए से वो पिछड़ जाता तो फिर वो कमजोर पड़ जाता। इसलिए उसको अपने वेपन्स को 25 से 30% उसके रिसोर्सेस केवल मिलिट्री एक्सपेंडिचर के रूप में हो रहे थे। किसी क्रिटिक ने कहा कि सोवियत रशियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी ट्रम्प्स गन विथ बटर। मतलब कि उसने बटर, मक्खन, मतलब रोटी के ब्रेड और बटर की जगह उसने बंदूकों को ज्यादा तरजीह दी, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, क्योंकि दुनिया में एक कोल्ड वॉर, एक शीत युद्ध चल रहा था। अब ब्रेजनेव एरा में एक एरिक फॉर्ब्सम हिस्टोरियन है, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि देखिए, 1970 के दशक में तेल संकट हुआ, ऑयल क्राइसिस हुई। अब हो सकता है मेरे कुछ ऑडियंस के मन में ये बात आए, कुछ ऑडियंस को यह हमेशा शिकायत रहती है कि सर जो लेक्चर बनाते हो बहुत बड़ा फलक लेकर बनाते हैं। लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि यूट्यूब पर आना है तो यूनिलिनियर लेक्चर का इस पर कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ ऐसा बताऊं जिससे लोग सोचने वाले प्राणी बने, कुछ ऐसा ना बताऊं कि इंफॉर्मेशन को गैदर करें। क्योंकि आजकल की शिक्षा पद्धति का है कि ज्ञान को रोट करके उसको रिप्रोड्यूस करने में लोग विश्वास करते हैं। मैं उसमें विश्वास नहीं करता। मैं चाहता कि मेरे ऑडियंस एक ऐसे थिंकिंग क्रिएचर बने जो ज्ञान को प्रोड्यूस करें, रिप्रोड्यूस करें, उसको केवल लेकर उसको पैसिवली डाइजेस्ट नहीं करे, उसको रिप्रोड्यूस करे। एंड इट इज पॉसिबल जब आप एक बड़ा पिक्चर देखते हो। तो धीरे धीरे दिक्कत होगी, धीरे धीरे अपने आप को आप इसमें ढालो, आप देखोगे कि यू विल बी अ थिंकिंग क्रिएचर इन कोर्स ऑफ टाइम। तो चलिए, तो वहां पर मैं आपको बता रहा था कि अब सवाल यह खड़ा होता है कि जैसे सोवियत रशिया है, तो अब इसकी इकोनॉमी स्टैग्नेट करने लगी, इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ने लगा। तो अब इसी मुकाम पर गोरबाचोव का आगमन हुआ, क्योंकि इधर स्टालिन के मरने के बाद ब्रेजनेव आया। और जैसा कि एरिक फॉर्ब्सम कहते हैं कि 1970s का जब तेल संकट आया, तो तेल संकट के समय पेट्रोलियम की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। इट वॉज कन्वर्टेड इनटू अ ब्लैक डायमंड, या एक तरह से काला सोना बन गया। तो गल्फ जो खाड़ी देश थे उन्होंने तो पैसे अर्जित किए ही, सोवियत रशिया को भी एक नया रास्ता मिल गया। उसके पास बहुत बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भंडार था, तो उसने अब पेट्रोलियम का सप्लाई करना शुरू कर दिया। हॉसबॉम का मानना है कि अमेरिका ने चालाकी यह की कि जानबूझकर रशिया को जो पूंजीवादी विश्व है उसका तेल सप्लायर बना दिया, और रशिया अपना तेल सप्लाई का जो इनकम आता रहा पेट्रोलियम एक्सपोर्ट का, उसका एक बड़ा भाग वो डिफेंस पर खर्च करता रहा ब्रेजनेव। और ब्रेजनेव डिफेंस पर खर्च करता रहा, होता रहा।
उससे क्या हुआ कि चूंकि उसको इजी मनी पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट से आने लगी, तो उस कारण से उसका जो पहले तकनीकी के प्रति जो सोवियत रशिया का रुझान था और वो पश्चिमी विश्व से तकनीकी इनोवेशन में जो मुकाबला कर रहा था, वह मुकाबला में पिछड़ता चला गया और भी उसकी इकोनॉमी कमजोर पड़ती चली गई। और कुछ क्रिटिक तो यहां तक मानते हैं कि अमेरिकन जो रोनाल्ड रीगन था, उसने एक और चालाकी कर दी। उसने सऊदी अरेबिया को राजी किया कि कम से कम पेट्रोलियम की कीमत को 8% आप कम करवाओ, और कैसे कम होगा, तो सप्लाई को बढ़ा दो। तो क्या हुआ कि जो ओपेक कंट्री ने जो 8% जो पेट्रोलियम की कीमत कम कर दी, उस कारण से सोवियत रशिया का जो इनकम था पेट्रोलियम का, वो कम हो गया। ये इस कारण से उसकी इकोनॉमी डबाडोल होने लगी। तो मतलब झटके पर झटके लग रहे थे। अब इसी में जो गोर्बाचोव का आगमन हुआ, तो गोर्बाचोव ने सोचा कि चलो, मैं अब यहीं पर आपको बताना चाहता हूं कि अब इतिहास के इस मोड़ पर जब गोर्बाचोव का आगमन हुआ, तो गोर्बाचोव जब 1985 में प्रेसिडेंट बना, तो उसने कहा कि नहीं, मैं इस सरे गले सिस्टम को बदलूंगा। ये सरे गले सिस्टम को कैसे बदलूंगा, तो उसने उसके लिए एक 2 टर्म दिया। ये टर्म दिया, इसको बोलते हैं ग्लासनोस्त। यानी उसने कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम हम बदलेंगे किसके माध्यम से। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, तो एक टर्म आता है ग्लासनोस्त। ग्लासनोस्त। और इधर आपका टर्म आता है पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका, ये दोनों रशियन टर्म है। पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, ये 2 टर्म आता है। ये दोनों का मैं मतलब आपको बताता हूं। जैसे देखिए, पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है आर्थिक पुनर्रचना। आर्थिक पुनर्रचना से आशय ये है कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। मतलब उस इकोनॉमी में सुधार करके उसको रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, उसको दोबारा बनाते हैं। मतलब उसमें कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुला विचार। मतलब यू हैव टू बी कंप्लीट फ्रीडम। जैसे आप कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना छोड़ के किसी की भी आलोचना कर सकते। तो अब देखो, दिक्कत इसमें हुई कि पेरेस्ट्रोइका का अगर मैं पूरी पद्धति आपको बताऊं, तो आपको पता चलेगा जो पेरेस्ट्रोइका का जो मॉडल था, वह मॉडल अपने आप में बड़ा दिलचस्प मॉडल था। क्योंकि पेरेस्ट्रोइका में एक महत्वपूर्ण चीज यह थी कि जिस तरह से कभी जॉन मेनार्ड केन्स ने समाजवाद से कुछ चीजें चुराकर पूंजीवाद को मजबूत किया था, तो अब गोर्बाचोव ने यह किया, उसने सोचा कि मैं कुछ अब पूंजीवाद से चुरा के समाजवाद को मजबूत करूं। तो कैसे? तो उसने इकोनॉमी को प्राइवेटाइज नहीं किया, और ना ही इकोनॉमी को ब्यूरोक्रेटिक कैचअप से उसने एक अजीब सी पद्धति लाई। उसने कहा कि जितने इंडस्ट्रीज है उसके मैनेजमेंट को फ्री कर देते हैं कि वो जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना लेबर और वहां का जो मैनेजमेंट है उसमें एक खास शेयर फिक्स कर देते हैं। उनको इतना इंसेंटिव मिलेगा। क्योंकि समाजवादी पद्धति का एक दोष है ब्यूरोक्रेसी और दूसरा दोष है इंसेंटिव ना होना। तो इंसेंटिव ना होना के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था पिछड़ती चली जाती है, क्योंकि लोगों में काम करने की कोई प्रेरणा ही नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में एक लॉ ऑन स्टेट इंटरप्राइज लाया, जिसके तहत लाया जो इंडस्ट्री जितना वैल्यू का प्रोडक्शन करेगा, जितना उसका कीमत का उत्पादन करेगा, उसमें से कुछ अंश मैनेजमेंट और वर्कर्स को उसके मुनाफा के रूप में दिया जाएगा। अब इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि जितने भी इंडस्ट्रीज है वो चाहते थे कि हम ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट का हम उत्पादन करें। तो जो छोटी छोटी आम जरूरतों की चीजें होती थी, जैसे बटन है, ये कितनी जरूरत की, इतनी छोटी सी चीज है लेकिन लाइफ में इसकी कितनी जरूरत है, साबुन है, सोप है, इस तरह की जितनी चीजें थी उसकी मार्केट में स्कार्सिटी होने लगी। यूक्रेन के वर्कर्स का हाल यह था कि वह निकलते थे माइनिंग से और पहले वो अपने बाथरूम में स्नान करके और तब फिर कपड़े पहनकर और तब वो अपने घर जाते थे। नहीं तो जिस हालत से निकलते थे उसमें उनकी वाइफ भी नहीं पहचान पाते, इतना काले हो जाते थे। अब यूक्रेन में 1989 की बात है, जब माइनिंग वर्कर्स जब निकल कर आए और जब उन्होंने देखा तो कोई साबुन ही नहीं था, और जब मैनेजमेंट ने उसको खुजवाना शुरू किया तो पता चला मार्केट में कहीं भी साबुन ही नहीं है। तो क्या हुआ? परिणाम ऐसा हुआ कि 1989 में वर्कर्स जो स्ट्राइक पर चले गए, ये पहला वर्कर्स का स्ट्राइक था।
1917 में जो पेट्रोगार्ड की सड़कों पर क्रांति के समय जो वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था, उसके बाद 1989 में पहला श्रमिकों का ये पहली हड़ताल थी। अब समझ सकते हैं। तो ये उनका फ्लॉप कर गया सिस्टम, क्योंकि आप जब सुधार करते हो तो सुधार में संतुलन बनाकर रखना भी बहुत आवश्यक होता है। और ग्लासनोस्ट का मतलब उसी समय लोगों को बोलने की आजादी दे दी। तो प्रेशर कुकर के ढक्कन को अचानक से आप हटाएंगे तो उसमें स्मोक कितना तेजी से निकलेगा, कुछ वही हाल हो गया सोवियत रशिया का। जिस समय प्रेशर कुकर खुला तो प्रेशर कुकर खुलते ही एक बार तेजी से स्मोक निकला। अब एक चीज को फिर आपको इतिहास में थोड़ा मैं अतीत में ले जाने का कष्ट करूंगा कि 19वीं सेंचुरी में 3 साम्राज्य थे। एक ऑटोमन साम्राज्य था जिसको तुर्की बोलते हैं, दूसरा हैब्सबर्ग साम्राज्य था जिसको ऑस्ट्रिया बोलते हैं, और तीसरा रूसी साम्राज्य था। ये तीनों साम्राज्य बहुनस्लीय थे, बहुभाषा भाषी थे। मतलब उसमें एक से अधिक भाषाई समूह के लोग थे, एक से अधिक रेशियल समूह के लोग थे, नस्लीय समूह के लोग थे। तो इन तीनों में जब राष्ट्रवाद की भावना जब तेज आती गई तो वो उसमें से 2 साम्राज्य पहले ही टूट गए। ऑटोमन साम्राज्य तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही टूटकर छोटे छोटे राष्ट्रों में बट गया था। हैब्सबर्ग साम्राज्य, अगर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस आप देखोगे तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद हैब्सबर्ग साम्राज्य बट गया, तो वह भी विभाजित हो गया। रूसी साम्राज्य इसलिए बच गया था कि शुरू में जो वहां का जार था वो निरंकुश पद्धति से जोड़े रखा, और उसके अलावा जब कम्युनिज्म की स्थापना हुई तो ऊपर से नीचे तक पार्टी मशीनरी ऐसी थी कि लोगों की आवाज को दबा कर रखा था। अब मिखाइल गोर्बाचोव ने जो प्रेशर कुकर खोल दिया तो अब जो अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग थे, बाल्टिक गणराज्य में लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, उधर जॉर्जिया, अजरबैजान, यूक्रेन, उस सभी जो अलग अलग नस्ल समूह के लोग थे वहां, उन सबों ने अपने आजादी की मांग उठानी शुरू कर दी और अंत में सोवियत रूस का विघटन हो जाएगा। तो ये जो गोर्बाचोव महोदय ने जो सुधार किए वो बहुत अच्छे करने की कोशिश की, लेकिन अब इतिहास इसका मूल्यांकन करेगा। एक तरह से माय फ्रेंड्स, जो सोवियत रूस की सरकार थी वो शेर की सवारी पर चढ़ी हुई थी। शेर की सवारी पर आप जब होते हो तो जिस दिन आप उतर जाते हो उसी दिन शेर खा जाता है, और वही घटना हुई। उस सिस्टम को जो तोड़ता वह हवा की तरह उड़ जाता, और वही हुआ। अब जैसे देखिए चीन में, तो चीन में आप लोग तो सोचने वाले प्राणी हैं, पढ़ने वाले प्राणी हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको नजर आ गई होगी। चीन में आर्थिक उदारीकरण में चीन आज इतना आगे बढ़ा है। कभी चीन भी गरीब हुआ करता था। आपने एक चीन के प्रेसिडेंट देंग चियाओपिंग का नाम सुना है। देंग चियाओपिंग ने 1979 में 78-79 में वहां आर्थिक उदारीकरण की नीति शुरू की थी। लेकिन चीन ने बड़ी चालाकी की। उसने एक तरफ अपनी इकोनॉमी को खोला, इसलिए कहा भी जाता है उसको मार्केट सोशलिज्म, लेकिन पॉलिटी में लोगों की आजादी माने डंडे के बल पर लोगों पर नियंत्रण रखा। और मुझे आश्चर्य है 1989 में जो मैं बताता हूं कि पूरी दुनिया सन रह गई कि जब तियानामन स्क्वायर है चाइना में, उसमें एक सेलिब्रेशन के लिए स्टूडेंट लोग आए और उन्होंने जब सरकार से स्वतंत्रता की मांग शुरू मतलब विचारों की आजादी की मांग की, उसने टैंक भेज दिए, सैकड़ों छात्रों को मरवा डाला। मतलब इस कारण से पश्चिमी देशों ने उसको इकोनॉमिक थोड़े समय के लिए उस पर इकोनॉमिक रिलेशन भी उनका इस कारण से डवाडोल हो गया था। तो मैं आपको बताना चाहता, यह संतुलन मिखाइल गोर्बाचोव ने नहीं बनाया। उसने आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में सिस्टम को इतनी तेजी से खोल दिए कि चेन रिएक्शन हो गया। तो ये तो हम आंतरिक बातें यही मैं बता रहा था। हमारे लोगों का मुद्दा था कि कम्युनिस्ट मॉडल क्या था, इसने कैसे सुधार किया। अब देखिए आपका आता है दूसरा मुद्दा, और यह है विदेश नीति में गोर्बाचोव के द्वारा शांति की पहल क्यों की गई। अब व्हाई डिड गोर्बाचोव टेक इनिशिएटिव फॉर पीस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको एक इस पर लाता हूं। देखिए जैसे देखिए एक कहावत है शीत युद्ध, कोल्ड वॉर या हॉट पीस। जिस समय से सोवियत रशिया पैदा हुआ था उसी समय से विचारों का विभाजन पूंजीवादी विश्व और समाजवादी विश्व में हो गया था। सोवियत रूस के पैदा होते ही 4 पूंजीवादी देश ने सोवियत रूस पर हमला कर दिया था। तो दोनों के बीच तो मनमुटाव या दोनों के बीच एक तरह का मतभेद तो वहीं से शुरू हो गया।
लेकिन चलिए, जब नाजी जर्मनी की बात हुई और जब नाजी जर्मनी ने सोवियत रूस पर हमला किया, तो शत्रु का शत्रु मित्र होता है। इस फार्मूला के तहत पूंजीवादी देशों ने मिलकर सोवियत रूस के अगेंस्ट में जर्मनी से युद्ध किया। लेकिन दोनों के बीच जो म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था, पारस्परिक अविश्वास था, बहुत ज्यादा था युद्ध के समय ही। अब देखिए, एक दिलचस्प बात बताता हूं। जैसे जब जर्मनी ने हमला किया इधर से, तो एक मोर्चा पर सोवियत रशिया था और दूसरा मोर्चा पर उधर फ्रांस के मोर्चे को ब्रिटेन, पहले तो ब्रिटेन भी यही लड़ रहा था, अमेरिका भी। बाद में ब्रिटेन, अमेरिका ने फ्रांस में एक दूसरा मोर्चा खोला और जर्मनी का पश्चिम से दबाव बनाया। तो जर्मनी की शक्ति बढ़ी, तो पूरब से सोवियत रशिया की जीत हुई और सोवियत रशिया इसी तरह से बढ़ते हुए पूरे पूर्वी यूरोप का देश है, समाजवादी देश, जिसमें आप नाम देख लीजिएगा। आपको मैं ये पीपीटी छोड़ दूंगा। रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है, जर्मनी बट गया, आधे जर्मनी पर सोवियत रूस ने कब्जा कर लिया। और चेकोस्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव फेडरल पीपुल्स यूगोस्लाविया है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है, ऑस्ट्रिया है, मतलब कुल मिला के 8-9 देशों की आप गणना कर सकते हो। उस पर स्टालिन ने कब्जा कर लिया और ऊपर से समाजवादी सरकार थोप दी। तो मतलब पूरे पूर्वी यूरोप को उसने कम्युनिस्ट बना दिया। लेकिन उसमें जनता की कोई रजामंदी नहीं थी। वो अजीब तरह का मूवमेंट था। सोवियत बैनेट की बदौलत, सोवियत आर्मी की बदौलत ऊपर से वहां पर सरकार स्थापित थी और हर जगह जो सरकार थी उसी तरह से निरंकुश थी जैसा सोवियत रूस में। तो पश्चिम के पूंजीवादी देश और सोवियत, उधर पश्चिम के पूंजीवादी देशों ने भी अपनी चालाकी अपने तरीके से दिखाई। तो शुरू हो गया शीत युद्ध, कोल्ड वॉर इसलिए कि दोनों के पास एक न्यूक्लियर पावर आ गए थे और उस न्यूक्लियर पावर में आप देखोगे 50 इयर्स तक, मतलब ये न्यूक्लियर पावर मतलब 4 दशकों तक दोनों के बीच तनाव तो बना रहा, लेकिन एक बड़ा युद्ध टलता रहा, क्योंकि एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की कैपेसिटी दोनों में थी। तो दोनों में से कोई वॉर का रिस्क नहीं लेना चाहता था। 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि वह प्रक्षेपास्त्र संकट के समय लगा वॉर छिड़ जाएगा, जैसे कोरिया संकट के समय भी कुछ ऐसा लगा, लेकिन हर बार स्थिति टलती गई। बर्लिन घेरेबंदी के समय यह बात देखी गई। तो मतलब कुल मिलाकर यह बात हो गई कि नहीं, दोनों महाशक्तियों के बीच एक मौलिक मतभेद है। तो 4 दशकों तक जो कोल्ड वॉर चल रहा था, तो दोनों अपने अपने समर्थकों के समूह को बढ़ाते रहना चाहते थे और फिर दोनों के बीच एक बड़ी ही तीव्र प्रतिस्पर्धा हो रही थी, बड़ा ही कीन कंपटीशन चल रहा था। दोनों के बीच हथियार, दोनों अपने हथियार को लेटेस्ट बनाना चाहते थे। तो वेपन्स पर, वॉर प्रिपरेशन पर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर था, मतलब मिलिट्री एक्सपेंडिचर दोनों पक्ष का बहुत ज्यादा था। तो खैर अमेरिका की इकोनॉमिक कैपेसिटी ज्यादा थी और सोवियत रशिया पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। तो सवाल यह है कि विश्व शांति के क्षेत्र में, यहां पर जो मैंने ये वाला प्रश्न उठाया, आपको याद होगा जो मैंने अभी मुद्दा उठाया है कि विदेश नीति में गोर्बाचोव के द्वारा शांति की पहल क्यों की गई। इसमें भी 2 विचार आते हैं। एक विचार यह आता है कि गोर्बाचोव परेशान हो गया था, क्योंकि सोवियत रशिया से पहले जितने भी प्रेसिडेंट थे वो सब इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहे थे। अब अमेरिका के साथ उनका जो हथियारों की प्रतिस्पर्धा थी, वो हथियारों की प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ सिद्ध हो रहे थे। और जब हमें याद है, उस समय तो हम लोगों के लिए करंट अफेयर था, ये घटना संभवतः 1986 की है। हाँ, मुझे ध्यान है कि 1986 की घटना है। तो उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट था, अब वो फिल्मी एक्टर था, शायद पॉलिटिक्स की सबसे कम समझ उसी को होगी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में, लेकिन उसको कोल्ड वॉर जीतने का श्रेय भी दिया जाता है। तो उसने घोषणा की स्टार वॉर कार्यक्रम में था कि उसने यह दावा किया कि हमारे साइंटिस्ट ने ऐसे हथियार डेवलप कर लिए हैं, ऐसे हथियार विकसित कर लिए हैं, जो जिस समय रशियन प्रक्षेपास्त्र छूटेगा तो उनकी छूटने से पहले, उनके लॉन्च होने से पहले, दिस वेपन विल जस्ट फ्रीज इट, मतलब उसको फ्रीज कर देगा, वो ओपन ही नहीं हो सकता। अब इससे गोर्बाचोव को बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा। उसको लगा कि अरे यार, ये तो जो भी हमारा हथियार है बर्बाद हो जाएगा और तकनीकी दृष्टि से हम उनसे प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है नहीं और हमारे पास उतना रिसोर्सेस भी नहीं है।
तो उसने कहा बहुत दुख के साथ कि देखिए ये तो हमको निहत्थे कर देने वाली बात हुई। हालांकि क्रिटिक्स का मानना है कि रीगन ने थोड़ा सा बरबोलापन दिखाया था, क्योंकि अब तक साइंटिस्ट इसकी फिजिबिलिटी को नहीं परख पाए थे कि ऐसा फिजिबल है या नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा वेपन्स बना नहीं है। लेकिन उसने जो दावा कर दिया उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा साइज हो सकता है, फिल्मी एक्टर हो, इसलिए उसने उसमें भी थोड़ी सी अपनी एक्टिंग दिखा दी। अब एक मत है कि इस कारण से यह निगोशिएटिंग टेबल पर आना पड़ा गोर्बाचेव को। दूसरा बताया जाता है कि नहीं, वो अपने स्वभाव से उदार था और अपनी पत्नी जो उसकी रैसी थी उसको, जिस समय वो 78 में पोलिट ब्यूरो में था और जब प्रेसिडेंट बनने की उसकी चांस विकसित हो रहा था, उसी समय अपनी पत्नी को कहा था कि देखो रैशा, अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो शायद मैं इस सिस्टम को के साथ चल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे इस सिस्टम को बदलना है। तो स्वभाव से भी थोड़ा सा वो लिबरल था, वो चाहता था कि हम सोवियत रशियन के मॉडल को, सोशलिज्म को एक ह्यूमन फेस दें। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो इतना नाहक प्रतिस्पर्धा हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि ब्रेजनेव के समय एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ था कि सोवियत रशिया की सेना अफगानिस्तान में घुस चुकी थी। तो उसके बाद तो लगभग ये हो गया था कि सोवियत रशिया ने बहुत टेक्निकल मिस्टेक कर डाला है और उसकी इकोनॉमी पर और भी बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था। लेकिन कहा जाता है दूसरा विचार कि वो स्वभाव से उदार था। उसका विदेश मंत्री था सेवरनाथ से, तो सेवरनाथ से भी बड़ा लिबरल टेम्परामेंट का था। तो इन दोनों ने तय किया कि भाई हम लोगों को पहल करनी है। तो उसने राष्ट्रपति रीगन से वार्ता की। हमको याद है कि आइसलैंड के रेकजाविक में लगभग 5 या 6 राउंड की वार्ता हुई थी। और 1987 में जो एक न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी आई थी, वो इतिहास में एक लैंडमार्क घटना मानी जाती है। वो एक स्वर्ण, उसको गोल्डन ईयर माना जाता है, क्योंकि पहली बार एक ऐसी ट्रीटी हुई थी जिसमें केवल परमाणु हथियार के बनाना रोकने की बात नहीं थी, कुछ बने हुए परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए भी ट्रीटी हुई थी। एक समय तो ऐसा आ गया था कि रीगन और गोर्बाचोव दोनों इस मुद्दे पर भी वार्ता करना शुरू कर दिया था कि क्यों ना हम परमाणु हथियार को मिटा ही दे, समाप्त ही कर दें। फिर हुआ कि अगर हम दोनों मिटा भी देंगे तो अब हम दो तो रहे नहीं, इसमें कई पार्टीज हैं जो आ चुके हैं। घोषित रूप में ही तो 5 आ चुके थे, क्योंकि ये 2 थे, फिर ब्रिटेन के ने 53 में एक्सप्लोजन कर लिया था, फ्रांस ने 60 में कर लिया था, चाइना ने 64 में कर लिया था, इंडिया रह गया था। इंडिया उस समय नहीं किया था। अगर होमी जहांगीर भाभा की बात मानी गई होती तो इंडिया भी कर लिया होता। तो ये बात हुई कि भाई ये बहुत बड़ा लैंडमार्क माना जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो शीत युद्ध, धीरे धीरे अब शीत युद्ध का अंत होना शुरू हो गया दोनों के बीच। दोनों एक साथ यूएनओ की बैठक में गए। वो एक मैं बताता हूं कि जैसे देखिए, मैंने अभी अभी आपको याद है कि ये मैंने पूर्वी यूरोप का समाजवादी देश बनाया है। इसको कहा जाता था सैटेलाइट कंट्री। सैटेलाइट कंट्री का मतलब है कि ये पूरी तरह सोवियत रूस पर निर्भर थे, और सोवियत रूस ने यहां अपनी सेना रख छोड़ी थी कि कोई बदलाव ना हो, सरकार को समर्थन करने के लिए जन आंदोलन ना हो। पोलैंड में उधर आंदोलन शुरू हो गया। एक वहां पर पार्टी थी लेख वालेशा की, उसने शुरू कर दिया। उधर हंगरी में बदलाव की मांग शुरू हो गई। ये सब जब बदलाव चल रहा था, तो वो बदलाव होने का एक बड़ा कारण यह था कि यहां जब यूएनओ में स्पीच देने, यूएनओ यूएसए में न्यूयॉर्क में था, तो वहां पर स्पीच देने जिस समय गोर्बाचोव जाता है तो रीगन उसको दोस्त की तरह मिलता है। एक समय था कि वही रीगन सोवियत रूस को एविल एम्पायर बोलता था, दुष्ट साम्राज्य। उसको गलवाही डाल के मिलता है, दोनों बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध बनता है दोनों में। उसी में गोर्बाचोव ने घोषणा की कि हम अपने 5 लाख सोल्जर्स को अब हम पूर्वी यूरोप से वापस ले रहे हैं। तो किसी क्रिटिक ने कहा कि अरे ये तो ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन को रिजेक्ट कर दिया। ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन क्या है? तो एक जैसे यहां नेटो है, उसी प्रकार से उधर वार्सा पैक्ट था। तो जैसे नेटो की सेना होती है, उसी नेटो की सेना की तरह वार्सा पैक्ट की सेना थी। दैट वाज कॉल्ड वार्सा पैक्ट। तो नेटो की तरह जो वार्सा पैक्ट था, तो वार्सा पैक्ट ने अपने लाइफ में 2 ही ऑपरेशन किया और अपने मेंबर कंट्रीज के अगेंस्ट में। तो 1968 में एक रूसी विरोधी सरकार जब चेकोस्लोवाकिया में गठित हुई, तो ब्रेजनेव ने वहां अपनी सेना भेज दी और उस सरकार को गिरा दिया। यूएनओ में मामला आया तो वीटो कर दिया। और जब पश्चिमी देशों ने आलोचना की तो उसने ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन दिया कि जहां कहीं भी कम्युनिज्म खतरा में होगा, उसको बचाना सोवियत रूस का दायित्व है। हालांकि बात यहां कम्युनिज्म की नहीं थी, बात थी कि उसके मन की सरकार यहां गठित नहीं हुई थी, वो बात थी।
तो इसलिए उसने सरकार को गिरा दिया, लेकिन गोर्बाचेव ने उसको वापस ले लिया आर्मी को। आर्मी लेते ही यहाँ मूवमेंट शुरू हो गया और 1 बाय 1 समाजवादी सरकार गिरने लगी। अब ये स्थिति आ गई 89 में। हमें याद है 9 नवंबर के दिन जब मैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर उठाया तो देखा बर्लिन की दीवार टूटी पड़ी थी। जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच जो विभाजन हुआ था, जो शीत युद्ध का सिंबल था, उसकी दीवार टूटी पड़ी थी। एंड देयर वाज द, यू कैन से, वेरी हाई जुबिलेशन अमंग द पीपल। माने लोग इधर से उधर दौड़ रहे थे अपने भाई बिरादर से मिलने के लिए। तो अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जो और सोवियत रशिया में सोवियत रूस के मिखाइल गोर्बाचेव ये बैठे। तो गोर्बाचेव से रीगन ने प्रपोजल किया कि गोर्बाचेव साहब इसको मिला देते हैं, जर्मनी को रीयूनिफाई कर देते हैं। तो रीयूनिफाई कर देते हैं। तो गोर्बाचेव थोड़ा हिचकिचा रहा था, उसको लग रहा था कि भाई इनका तो नेटो का मेंबर है पश्चिमी जर्मनी, लेकिन ये जब मिला देंगे तो फिर पूर्वी जर्मनी का स्टेटस क्या होगा। उस समय रीगन ने कहा कि देखिए भरोसा रखिए, नेटो जर्मनी में तो रहेगा, लेकिन हम अब जर्मनी से पूर्व नेटो का विस्तार नहीं करेंगे। यहीं पर ब्रिज किया अमेरिका ने। जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हो गया 1990 में, सिंबॉलिकली कोल्ड वॉर समाप्त हो गया। लेकिन इधर सोवियत रशिया में जो चेन रिएक्शन शुरू हुआ, क्योंकि जो गोर्बाचेव की जो नीति थी उसका स्पिल ओवर सोवियत रशिया में आना शुरू हुआ, और विशेषकर पूर्वी यूरोप में भी जो परिवर्तन हो रहा था। तो सबसे पहले बाल्टिक गणराज्य थे, वो मैं आपको किधर दिखाऊं, वो इस पर यहाँ पर सामने वो नहीं दिख रहे, नहीं तो जो, हाँ यहाँ दिख रहे, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये 3 था। लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये 3 जो बाल्टिक गणराज्य थे, इनकी भी अपनी एक स्टोरी है, मैं पीछे नहीं जा पाऊंगा। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर दोबारा इसको रशिया ने लिया था, तो इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की। अब इसको गोर्बाचेव संभाल भी नहीं पाया, तब तक जॉर्जिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की। तो गोर्बाचेव ने देखा कि भाई अब तो वैसे भी ये विघटित हो रहे हैं, तो कुछ न कुछ किया जाए। तो एक बैठक अप्रैल 1991 में गोर्बाचेव ने बुलाई। तब तक रूसी गणतंत्र का प्रेसिडेंट, जैसे अब आप ऐसे इसको मानिए जैसे भारत के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी हैं और यूपी के प्राइम मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी हैं, उसी प्रकार से रूसी गणतंत्र का भी अपना प्रेसिडेंट होता था। उसके प्रेसिडेंट के रूप में बोरिस येल्त्सिन की नियुक्ति हुई थी। तो जो बोरिस येल्त्सिन था, वो बोरिस येल्त्सिन को हालांकि गोर्बाचेव ने उसको सपोर्ट पहले दिया था, लेकिन अब बोरिस येल्त्सिन का स्वार्थ यह था कि अगर ये सिस्टम टूट जाता है तो पूरा रूसी गणतंत्र का प्रधान बनकर मैं बैठ जाऊंगा। तो इसलिए वो बार बार गोर्बाचेव को पुश कर रहा था कि आप रिफॉर्म्स करिए, आप रिफॉर्म्स में पीछे हट रहे हैं। उधर जो कम्युनिस्ट के ओल्ड गार्ड से उनकी थ्योरी चल रही थी, उनको लग रहा था कि भाई गोर्बाचेव क्या कर रहा है, तो पूरे देश को समाप्त करवाएगा, तो पूरा राष्ट्र टूट जाएगा। लेकिन गोर्बाचेव अब बहुत ही उधेड़ बुन की स्थिति में था, उसकी स्थिति हैमलेटियन डायलेमा में था, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। अंत में अप्रैल 1991 में उसने एक बैठक बुलाई और सोवियत के बाकी गणतंत्रों को, 15 गणतंत्रों का वो संघ था, उसको कहा कि ऐसा है कि हम अब भविष्य में आप लोगों को ऑटोनॉमिक स्वायत्तता देंगे, इस पर विचार करेंगे। तो 20 जुलाई 1991 की तिथि तय हुई कि भाई इस तिथि को हम लोगों की एक कॉन्फ्रेंस होगा, उसी में हम भविष्य का निर्णय लेंगे और आपको रिफॉर्म्स, आपको कुछ ऑटोनॉमी, कुछ स्वायत्तता देंगे। हम याद है, मैं स्टूडेंट्स की, मैं खुद ही शॉक था जब BBC लंदन का न्यूज सुन रहा था। 18 ये घटना 18 वो 20 जुलाई को फिक्स किया था, 20 अगस्त को, सॉरी 20 अगस्त को, और 18 अगस्त के दिन एक मिलिट्री कू लाया गया। NIA था, एक ओल्ड गार्ड कम्युनिस्ट पार्टी का, उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया और गोर्बाचेव को गिरफ्तार कर लिया। अब वो नजरबंद हो गया, पूरी दुनिया में खलबली मच गई। भारत का मित्र था सोवियत रूस, इंडिया से भी मिसकैलकुलेशन हुआ, क्योंकि इंडिया को अनुमान नहीं था कि ये कू केवल 48 घंटे ही चल पाएगा। 48 घंटे के बाद लोगों ने ही रिवोल्ट कर दिया, बोरिस येल्त्सिन ने उसको लीड किया और अंत में NIA समेत ये पूरे कू चले गए। लेकिन इस कू के जाने के बाद अब रही सही इज्जत भी गोर्बाचेव की मिट्टी में मिल गई। और फिर अंत में वही हुआ कि जब 1 दिसंबर को जब यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी,
अब सोवियत रूस का अस्तित्व का कोई मुद्दा रहा नहीं। इस घटना के 4 महीने के अंदर ही सोवियत रूस विघटित हो गया और 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन इसने गोर्बाचोव ने रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंट के पद से और 26 दिसंबर के दिन सोवियत रूस का विनाश हो गया, मतलब सोवियत संघ समाप्त हो गया और 15 अलग अलग गणतंत्र बन गए। हालांकि बोरिस येल्त्सिन ने एक नॉमिनल बैठक बुला के कम से कम प्रतिरक्षा के मामले में और कुछ व्यापारिक मामले में एक उसने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने की कोशिश की, जिसमें 11 राज्यों की सहमति, 11 गणतंत्रों की सहमति बनी थी। बट जो पीटर द ग्रेट के समय से चला आ रहा था सोवियत रूस, और सोवियत रूस समाप्त हो चुका था। अब मैं स्टूडेंट्स और व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, अब मुद्दा यह है कि आपको मैंने हमेशा सोशल साइंस से प्रशिक्षित किया है कि गोर्बाचोव के कार्यों के मूल्यांकन में 2 विरोधी विचार क्या है। तो मैंने आपको एक चीज हमेशा प्रशिक्षित किया है कि जो सोशल साइंस है उसकी विडंबना यह होती है कि उसमें कुछ भी फुल एंड फाइनल नहीं होता है। एवरी नॉलेज इज ए पर्सपेक्टिव। तो एक जो मूल्यांकन गोर्बाचोव का वर्तमान मूल्यांकन है, उसमें एक मूल्यांकन है उदारवादी था। उसने आंतरिक रूप से एक सरी गली व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की। वह कोशिश उसकी भले ही कामयाब ना रही हो, लेकिन वह कोशिश एक बहुत ही प्रगतिशील कदम था जिसकी तारीफ होनी चाहिए। और विदेश नीति में उसने 2 ध्रुवीय विश्व को नष्ट कर दिया और 4 दशक से होने वाले उस शीत युद्ध को समाप्त कर दिया। इसका पूरा क्रेडिट मिखाइल गोर्बाचेव को मिलना चाहिए। ये एक विचार कहता है। दूसरा विचार कहता है कि वो एक फूलिश था, वह स्थिति को समझ नहीं पाया। उसने हर सीमा का उल्लंघन करके यहां तक चला गया जहां तक नहीं जाना चाहिए। मतलब उसकी स्थिति किंग लियर की तरह थी, शेक्सपियर का ट्रेजिक हीरो, जिसने अंत में कहा था, आई एम ए फुलिश फॉन्ड ओल्ड मैन। मैं समझ नहीं पाया। तो मिखाइल गोर्बाचोव समझ नहीं पाया चीजों की नजाकत को और इतना आगे चला गया कि जो पीटर द ग्रेट से जो चला आ रहा था साम्राज्य, वह साम्राज्य विघटित हो गया। सोवियत रूस का अस्तित्व समाप्त हो गया और व्लादिमीर पुतिन के शब्दों में यह सबसे बड़ी कैटास्ट्रॉफी थी 20वीं सेंचुरी की। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, अब जो लोग ये मानते हैं उनकी भी अपने तर्क है। जैसे ये देखिए, इस पुस्तक है स्वेतलाना अलेक्सीविच की है और ये बहुत ही मास्टरपीस मानी जाती है। इसका नाम है सेकेंड हैंड टाइम। और स्वेतलाना की इस बुक को मैंने लाइक किया। 2015 में इसको नोबेल प्राइज मिला है। इसने कहा कि देखिए, हम जब मूल्यांकन करते हैं सोवियत रशिया को, तो प्राय हम मान लेते हैं कि सोवियत रशिया वहां के लोगों को पसंद नहीं था। लेकिन अगर सोवियत रशिया पसंद नहीं होता तो लोग सोवियत रशिया के लिए, या जो रशियन लोग थे, उनको अपने सोवियत रूस पर गर्व था। उनको लगता था कि वी आर द एक्सेप्शनल पीपल, वी आर द स्पेशल पीपल, हमारा दुनिया में सानी नहीं है। जब पहली बार जब अंतरिक्ष में सोवियत रशिया ने अपना स्पुतनिक भेजा था, तो पूरे सोवियत लोगों को गर्व था कि भाई दिस इज कॉल्ड द स्पुतनिक मूवमेंट। वो बताती है स्वेतलाना अलेक्सीविच कि हम तो मिखाइल गोर्बाचोव के जेनरेशन के हैं और हमारी जेनरेशन तो नहीं समझ पा रही है कि भाई पहले के सोवियत कैसे सोचते थे। लेकिन जब मैं अपने पिताजी को वार्ता करते सुनती हूँ, तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं उस दिन बहुत गर्व महसूस किया था जब यूरी गागरिन जिस समय स्पेस में गया था। तो बहुत सारे सोवियत ऐसे थे जो आज भी उस दिन के लिए रो रहे हैं और वो मिखाइल गोर्बाचोव को दोषी मान रहे हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्र को तोड़ दिया। तो मतलब दूसरा जो विचार है, इनको ब्लेम करता है। पहला विचार मानता है कि वह दुनिया में शांति संस्थापक है, लेकिन उस बेचारे का अफसोस यह है कि जो शांति के क्षेत्र में उसने किया, उसका आधा मतलब उसको ब्रेक कर दिया यूएसए ने। जैसे वार्सा पैक्ट का जब अंत हुआ, यूएसए अगर नेटो को तोड़ लिया होता तो समस्या सुलझ गई होती। चलो, वो नेटो को नहीं भी तोड़ा तो कम से कम नेटो का विस्तार जर्मनी से पूरब नहीं करता, तो आज ये नौबत नहीं आती कि व्लादिमीर पुतिन जैसा यहाँ पर
एक ड्रैगन पैदा नहीं होता सोवियत रशिया में। तो ये जो किया है इसमें आधा काम अमेरिका ने किया और आधा काम व्लादिमीर पुतिन ने कर दिया। जो भी रिफॉर्म्स गोर्बाचोव ने आंतरिक रूप से किए थे और डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश की थी, वो डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश नाकाम रही और आज व्लादिमीर पुतिन ने स्टालिनाइजेशन कर दिया। एक तरह से वही सिस्टम सोवियत रूस में कायम कर दिया जो स्टालिन के समय हुआ करता, सोवियत रूस नहीं, रूसी गणतंत्र में कायम कर दिया जो स्टालिन के समय हुआ करता था। तो मैं अब इस लास्ट प्रश्न के साथ समाप्त करता हूं, इतिहास गोर्बाचोव को किस रूप में याद करेगा? हाउ विल हिस्ट्री रिमेंबर गोर्बाचेव? शायद 50 वर्ष बहुत बड़ा अंतराल है, मैं तो नहीं रहूंगा, आप लोग रहेंगे। आप लोग देखना 50 वर्षों के बाद इतिहास गोर्बाचोव को किस रूप में याद करता है, क्योंकि हर डेकेड में व्यक्तित्व का मूल्यांकन बदलता है, मूल्यांकन का आधार बदलता है, उसके समर्थक और आलोचकों की संख्या बदलती है। इसलिए इतिहास इसका मूल्यांकन कैसे करेगा उसके गवाह और साक्ष्य आप होंगे। आज मैं यही रुकता हूं, फिर किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।